सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, रचना प्रक्रिया और रचना यात्रा स्तंभ के अंतर्गत आज हम एक चिर परिचित स्वर को सुनेंगे। हम सबके प्रिय लेखक को सुनेंगे और उनके बारे में जितना कुछ हम लोग जान रहे हैं, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ और अधिक सघन रूप में उनको जान सकेंगे। मित्रों, आज हम लोग प्रियदर्शन जी को सुनेंगे, जो लंबे समय से कई विधाओं में लिख रहे हैं। उपन्यास, कहानी, कविता, आलोचना, विचार, संस्मरण आदि। और अपने फ्रीलांसिंग के दिनों में और कुछ रुचिवश, कुछ स्वभाववश उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का अनुवाद भी किया है अंग्रेजी से हिंदी में। एक लंबी यात्रा जो रांची से चलकर दिल्ली तक आती है, जो पत्रकारिता और साहित्य के बीच आवाजाही करती है, आज हम सभी उस यात्रा से अवगत हो सकेंगे। मगर सबसे पहले प्रियदर्शन जी की लिखी एक कविता को सुनते हैं, जिसे आपने इस कार्यक्रम के लिए बनाए गए कार्ड में भी पढ़ा। उसकी कुछ एक पंक्तियां, पूरी कविता यहां पर रखता हूं और फिर हम सीधे उनके पास चलेंगे। वे लिखते हैं अपनी कविता समय में, समय बहुत दूर चला जाता है, इतनी दूर कि बस एक छाया की तरह नजर आता है। हवाएं खामोश निकल जाती हैं, दिशाएं चुपचाप बदल लेती हैं पाला। उम्र नाम का एक अदृश्य प्रेत हमारे जिस्म में बैठा कहीं बदलता रहता है पुर्जे। उसे ठीक ठीक पता होता है जोड़ों में कब से शुरू होता है दर्द, हड्डियां कब चटकने लगती हैं, कब शरीर देने लगता है जवाब। यह शुरुआत है जो सिर्फ याद दिलाती है बसंत बीत गया, अब मौसमों के साथ ज्यादा एहतियात से पेश आने की जरूरत है कि बेकाबू हौसलों के पंख लगाकर उड़ने की जगह सयाने फैसलों की सड़क पर चलने का वक्त है। शायद यही बालिग होना है। इसमें कुछ थकान होती है, कुछ एक रास्ता की ऊब कि बनी बनाई पटरियों पर ठिठक कर रह गई है जिंदगी। थोड़ी सी उदासी भी कि कितना कुछ किए जाने को था जो अनकिया रह गया। लेकिन इन सब के बावजूद न भरोसा खत्म होता है, न ख्वाब, न यह इरादा कि अभी बहुत कुछ करने लायक बाकी है। यह छलना हो, जलना हो या चलना हो, जिंदगी लेकिन इसी से बनती है। यह जिंदगी कई कई रूपों में उनके यहां आती है, कहानियों में भी और
उनका एक बहुचर्चित उपन्यास इस नाम से ही है, जिंदगी लाइव। तो ऐसी कई बातें हैं जो आज हम सुनेंगे और सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे इस अवसर पर अपनी बात रखें। बहुत बहुत स्वागत प्रियदर्शन जी, नमस्कार। 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 मित्रों, कल ही प्रियदर्शन जी अपने जीवन के 54 बसंत पूरे करते हैं और कल कई तरह की व्यस्तता रही, कार्यालय की भी, घर की भी, और हमने यह तय किया कि आज इस अवसर के बहाने एक लेखक की यात्रा को भी स्वयं उसकी ही जुबानी सुन सकें, स्वयं उसके ही मुख से कई ऐसी घटनाएं हैं, कई ऐसे प्रसंग हैं जो आज हम जानेंगे। जी, स्वागत। तो शुरुआत शुरुआत से ही की जाए और वहीं से यह बात आरंभ हो कि कैसे आपने यह पहचाना कि आपके भीतर रचनाकार जो है कहीं न कहीं शक्ल ले रहा है और कुछ अकुराता हुआ आपको महसूस हो रहा है। जी, माइक को ऑन कर लें। हाँ, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अर्पण। जिस तरह की भागती दौड़ती दिनचर्या हमारी हो गई है और कल से आज तक जितनी तरह की व्यस्तताओं में समय गुजरा है, ये आपका ही बल था कि आपने खींच लिया यहाँ तक। और शायद मेरे भीतर भी प्रलोभन रहा होगा कि अपने कुछ बातें साझा कर सकूं। लेकिन जहां से आपने शुरू से शुरू करने की बात कही है, तो ये सच है कि मुझे ये सोचना नहीं पड़ा, शायद दूसरों को भी न पड़ता हो कि उनके भीतर रचनाकार कब अंकुरित होता है। क्योंकि मुझे बचपन से घर में साहित्य का माहौल मिला। मैं कई दूसरे मित्रों के मुकाबले शायद ज्यादा खुशकिस्मत था। मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे कई रिलेटिव्स लगातार लेखन और हिंदी साहित्य से जुड़े रहे। पापा भी लिखते रहे, माँ भी लिखती रही और घर में किताबों का ढेर था। तो उनके लिखे से तो नहीं, जो शुरू के आकर्षण थे वो आकाशवाणी में माँ या पापा की कविताओं के पाठ से पैदा होता था। लेकिन बाद के दौर में, बाद का दौर मतलब क्लास 4-5 से मैं बताता हूँ, इतनी सारी किताबें थी आसपास और मेरी ननिहाल भी बगल में ही थी। तो मुझे बहुत सारा कुछ पढ़ने को मिल जाता था और बिल्कुल उसमें कहीं कोई बंधन नहीं था। मतलब मैं उस छोटी सी उम्र में जासूसी उपन्यास भी पढ़ा करता था, कल्याण भी पढ़ा करता था, रामायण महाभारत भी पढ़ा करता था और बिल्कुल आधुनिक समझा जाने वाला साहित्य भी पढ़ता था। जैसे मुझे याद है कि रश्मि रथी मेरी बहुत प्रिय कविता रही शुरू के दिनों की। जब मैं क्लास 5-6 में होऊंगा तो लगभग मुझे वो पूरी तरह कंठस्थ थी और शायद 8-9 में रहते हुए कभी ये ख्याल आया कि मैं भी कर्ण की तरह ही कोई चरित्र, किसी चरित्र पर केंद्रित कोई महाकाव्य लिखूं। लेकिन वो 5-7 पंक्तियां उस किशोरोचित उत्साह में शुरू करने के बाद मेरी समझ में आ गया कि कितना मुश्किल काम है, इसको छोड़ो। तो एक तो ये था। दूसरा, पढ़ाई का मुझे क्या लाभ होता है मुझे पता चला जब मैंने रामायण पढ़ी, वो जो गीता प्रेस से हिंदी अनुवाद आता था। अब मैं आश्वस्त नहीं हूं कि पूरी पढ़ी थी कि बीच बीच के हिस्से पढ़े थे, लेकिन मेरी नानी पूरे मोहल्ले में सबको बताई कि ये बच्चा तो इस उम्र में रामायण पढ़ चुका है, कल्याण पढ़ता है, दूसरी बड़ी किताबें पढ़ता है। अचानक मैंने पाया कि जो मैं सहमा सिमटा किनारे रहने वाला लड़का था, बहुत सारे लोगों की निगाह में कुछ ऊंचा हो गया हूं। तो शायद पढ़ाई सम्मान देती है अतिरिक्त, ये ख्याल कभी आया होगा। और वहीं से जो शुरुआत हुई, लेकिन बाद में ये बात पीछे छूट गई और लेखकों को पढ़ने का, खासतौर पे कविताओं को, दिनकर मेरे प्रिय कवि रहे शुरू के दिनों में। बाद के दौर में उसमें बच्चन जुड़े, दुष्यंत कुमार जुड़े, इसके बाद अज्ञे आए, उसके बाद हिंदी कविता की जो पूरी परंपरा है वो आती चली गई। इसी के समानांतर उपन्यास, कहानी संग्रह सब पढ़े हमने। और मेरे उस जीवन में घर के में जो किताबें थी, जो बहुत बड़ी तादाद में थी, उनकी तो भूमिका रही ही।
शहर के पुस्तकालयों में मेरा खूब आना जाना रहा। क्लास 10 के बाद मेरे यहाँ रामकृष्ण मिशन लाइब्रेरी थी, स्टेट लाइब्रेरी थी, फादर कामिल बुल के शोध संस्थान था। मैं रांची का हूँ, तो इन 3 जगहों पे, खासतौर पे फादर कामिल बुल के शोध संस्थान और रामकृष्ण मिशन लाइब्रेरी, ये दोनों जगह मैंने खंगाल डाली। रामकृष्ण मिशन लाइब्रेरी में मुझे बहुत सारी किताबें मिली, हिंदी की भी, बांग्ला में अनुदित, बांग्ला से हिंदी में अनुदित भी, और अंग्रेजी से हिंदी में अनुदित भी। जैसे टॉम काका की कुटिया मुझे याद है मैंने वहीं पढ़ी थी। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का अनुवाद, एक औरत का चेहरा, मैंने वहीं पढ़ा था। इसी तरह और भी दूसरी कई, धीरे बहो दोन होए, वहां पढ़ी थी। उसी बीच प्रगति प्रकाशन हमारे जीवन में चला आया, जो रूस का रशियन प्रकाशन था और बहुत सस्ते में रूसी किताबें बेचता था। तो हमारे शहर में उनकी प्रदर्शनी भी लगी थी, बाकायदा दुकान थी, पीपल्स बुक हाउस। तो वहां से कई किताबें मैंने खरीदी। यानी मुझे अब भी याद है, और जो हम सब में बहुत सारे लोगों का साझा अनुभव होगा, तुर्गनेव का पिता और पुत्र, चेखव की कहानियां, मैक्सिम गोर्की का मदर, और फिर मेरा बचपन जीवन की राहों में, मेरे विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रोवस्की का अग्नि दीक्षा, और वो सैद्धांतिक किताबें भी, वो 10 दिन जॉन रीड की जब दुनिया हिल उठी। तो किताबों की दुनिया ने अचानक मुझे क्लास 7-8 के बाद ही घेर लिया था। पत्रिकाएं भी घर में, धर्मयुग तो सबके यहाँ आता था, सारिका भी आती थी मेरे यहाँ। सारिका, धर्मयुग, माधुरी, दिनमान, रविवार, जो पत्रिकाएं आती थी सब मैं पढ़ता चला गया। सत्य भारती नाम का एक वाचनालय था, बाकी भूख वहां मिटी। ये सिलसिला, इसी के बीच कहीं इच्छा हुई कि मैं भी लिखूं। और पापा कवि थे तो कई कवि मित्र, हमारा प्रेस था, वहां लोग छपवाने आते थे अपनी रचनाएं, तो अपनी किताबें भी छपवाने आते थे। उनमें कुछ लेखकों को मैं पकड़ के अपनी कविताएं भी सुना देता था। एक कॉपी थी जिस कॉपी में मैं छोटी छोटी कविताएं लिखा करता था। लेकिन वो कविताएं क्या होती थी, वो मेरे भीतर की कविताएं नहीं होती थी, वो अमूमन उनकी कविताएं होती थी। मतलब दूसरे जिस तरह कविता लिखते हैं, मैं उनकी कॉपी करता था। यानी उदासी की एक कविता है तो मैं उदासी की कविता लिखूंगा, एक प्रेम की कविता है तो मैं प्रेम की कविता लिखूंगा, मृत्यु की आहट की कविता है तो वो लिखूंगा। यानी कविता नहीं, कविता की डिजाइन पे उन दिनों मैं काम कर रहा था। और मुझे याद है कि हमारे एक परिचित थे डॉक्टर शिवशंकर मिश्र, 2-3 साल पहले उनका देहांत हुआ। वो आए, उन्होंने मेरी कविता की कॉपी बड़े ध्यान से देखी। उसके बाद उन्होंने अचानक पिछले पृष्ठ पे 2-3 सलाह लिख दी। तो मुझे थोड़ा नागवार गुजरा कि ये सलाह क्यों दे रहे हैं, अचानक मेरी कॉपी इन्होंने खराब कर दी। लेकिन उसमें एक सलाह मुझे अचानक आज भी याद आती है, वो ये थी कि पीछे लौटते हुए कवि की तरह नहीं, आगे बढ़ते हुए कवि की तरह लिखो। तो मैंने पूछा इसका क्या मतलब है, उन्होंने कहा समझ लोगे। अब मैं समझ पाता हूं कि ये शायद अपना रास्ता खोजने की तजवीज थी उनकी ओर से कि अपने ढंग से लिखो। ये बात देर से समझ में आई कि कविता असल में दूसरों को देखकर दूसरों की स्टाइल में नहीं लिखी जाती है, वो अपने भीतर पैदा होती है, अपने भीतर अभिव्यक्ति के रास्ते खोजती है, और देर सवेर वो कागज पे ढल जाती है। उसमें नकली विद्रोह हो तो पकड़ में आ जाता है, नकली प्रेम हो तो पकड़ में आ जाता है, लेकिन वो सिर्फ भावुकता की संतान नहीं होती है, वो एक तरह की संवेदना से पैदा होती है। तो मैंने कविता लिखनी सबसे पहले शुरू की, ये 85-86 का साल रहा होगा जब शुरुआत में कविताएं छपनी भी शुरू हो गई। मुझे याद है रांची में राघव आलोक झारखंड में होते थे, उनकी पत्रिका थी दस्तक, उसमें कविताएं छपी। युद्धरत आम आदमी तब जो रमणिका गुप्ता की थी, वो आम आदमी के नाम से निकला करती थी, उसमें कविताएं आई। तो धीरे धीरे छपना भी मेरा, जिसको 12th का समय बोलते हैं, उसी से शुरू हो गया। उसी दौर में न्यू मैसेज नाम का अखबार था, 85 में मैं वहां जाके लिखना सीखने लगा। नौकरी करने लगा इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि उसके कोई पैसे नहीं मिलते थे। कॉलेज छोड़ के मैं दिन भर उस दफ्तर में जमा रहता था और एक तरह की अप्रेंटिसशिप करता था। यानी दुनिया के तमाम विषयों पे मैंने वहां लिखा, फिल्म पे, क्रिकेट पे, राजनीति पे, संस्मरण, इतिहास, सब कुछ। तो वो मैं 2 साल लगातार, कई बार ऐसा हुआ कि पूरे के पूरे अखबार, वो पाक्षिक अखबार था 8 पृष्ठों का, तो 8 पृष्ठ पे कुछ न कुछ मेरी सामग्री है।
तो वहां लिखने का 2 साल अभ्यास हुआ। उसी के बाद वहां से रांची एक्सप्रेस वालों ने, जो रांची का बड़ा मशहूर अखबार था, उन लोगों ने देखा, उन लोगों ने मुझे कहा कि तुम हमारे लिए कला और संस्कृति पे रिपोर्ट्स दिया करो। मैं थिएटर से भी जुड़ा था उन्हीं दिनों। एक साथ कई तरह की गतिविधियां शुरू हो गई थी। पुस्तकालय आने जाने के क्रम में हमारे घर में अशोक पागल आया करते थे। अशोक पागल रांची के कवि थे और हैं अभी भी। इन दिनों उनकी तबीयत बड़ी खराब है, हम लोग अक्सर उनकी बात करते हैं। तो बड़ी जीवंत शख्सियत थे वो, और थिएटर से जुड़े हुए। तो मुझे थिएटर भी घर पे ही मिल गया। मैंने कहा कि चलो एक दिन उनसे मिलते हैं। तो इंटर का एग्जाम देने के बाद मैं उनसे मिला, तो रंगमंच से मैं जुड़ गया। तो लिखने की शुरुआत नाटक, गीत, संगीत, साहित्य पे रिपोर्टिंग से एक तरह से हुई। वो लिखते लिखते कविता कहानी लिखने का सिलसिला चल ही रहा था। हम कुछ लोगों ने वहां एक छोटा सा ग्रुप भी बनाया था रांची में, जिसके कई लोग आज भी सक्रिय हैं। परिचय नाम का एक छोटा सा ग्रुप था, जिसमें रांची की कलावंती सिंह, जिसका एक कविता संग्रह पिछले दिनों आया है, जेएनयू में आजकल पढ़ा रहे देवेंद्र चौबे, ये सब उससे जुड़े हुए थे। अनूपुर अशोक इन दोनों रांची में फिर से सक्रिय हैं, मेहरून निसाब दाली। तो कई लेखक थे जो उस परिचय से जुड़े थे, और हम लोग सबको जोड़े चलते थे। और कोशिश, राजेश प्रियदर्शी, राकेश, विनीता, तो कई नाम थे जो अचानक मुझे याद आ रहे हैं। ये सब लोग जो थे, हम लोग एक दूसरे से बहस करते थे। अश्विनी कुमार, पंकज, मनोज भक्त, मैं बोलता जा रहा हूँ, नाम मुझे याद आते जा रहे हैं, जो उस सिलसिले की आने वाली कड़ियां साबित हुए। तो नीला प्रसाद उसमें एक दो बार आई। तो एक सिलसिला था उन्हीं दोनों लिखने पढ़ने का, और शहर में हमने एक माहौल सांस्कृतिक बनाया हुआ था। तो सारी शुरुआत वहीं हुई, लिखना वहीं शुरू किया, और पहली बार मन की बात कहना वहीं शुरू किया। आपने कहा है कि मैं कविताएं भी कुछ सुनाता चलूं, तो शुरुआती दौर में एक कविता जो मैंने लिखी थी, वो शुरुआती दौर इसलिए मान रहा हूं कि मैं मानता हूं कि वो 1987 में रांची एक्सप्रेस में छपी थी। ईश्वर उसका नाम था। ईश्वर से तब से मेरा एक तरह का विवादित सा रिश्ता चल रहा है। छोटी सी कविता है, मैं वो सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि उस दौर में कई कविताएं लिखी थी। 85 से लेकर 90 के आसपास तक मैं लगातार लिखता रहा, लेकिन उस लिखने में ये बात समझ में आती थी कि हम लोग कुछ चीजें छोड़ दे रहे हैं। जो मन है वो नहीं लिख रहे हैं, मन के बाहर जो प्रवृत्तियां हैं, प्रवृत्तियों को हम लोग लिख रहे हैं। भीतर हमारे क्या चीज है वो हम नहीं जानते हैं, हम वो देखते हैं बाहर जो छप रहा है। तो कविता की शैली की नकल एक चीज होती है, कविता की नकल दूसरी चीज होती है, कविता लिखना एक दूसरी चीज होती है। तो वो कविता मैंने निकाल ली है, ईश्वर से। अच्छा, गलत मुझे याद था, ये 1990 में छपी थी, 10 जून में, 10 जून को रांची एक्सप्रेस में। उस समय मेरी उम्र 22 साल थी। तो कविता ऐसे है। ईश्वर, सोचता हूं तुम्हारे खिलाफ बगावत का एक परचम बुलंद करूं। संपूर्ण तुम, निर्लिप्त तुम, तटस्थ तुम, सबके निर्याता, सबके निर्माता, सबके नियंता, मेरे अधूरेपन पर उठी हुई अंगुली तुम। ईश्वर, सोचता हूं तुम्हारे खिलाफ बगावत का एक परचम बुलंद करूं। संपूर्ण तुम, निर्लिप्त तुम, तटस्थ तुम, सबके निर्माता, सबके नियंता, मेरे अधूरेपन पर उठी हुई उंगली तुम। तुम उन अंशों में हो जहां हम नहीं हैं, हमारे भीतर उपजे हुए डर तुम, हमारे तमाम डरों में सहचर तुम। मेरे आकार की सीमा तुम्हारे निराकार से आहत होती है प्रभु। सभी कर्मों से विरत तुम, सभी परिणामों से परे, सभी तृष्णाओं से ऊपर तुम, सभी तृप्तियों से निष्काम। तुम्हारे होने का भाव वह अंधकार है जो हमें घेरता है बार बार। हमारी आस्था नहीं, हमारी आस्था का कच्चापन तुम्हें टेरता है बार बार। तो ये जो कविता है, आज जब मैं इसको पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि इसमें एक अतिरिक्त आक्रामकता शामिल है। आज मैं लिखता तो शायद बगावत और उसका परचम कुछ और करता, लेकिन ये उस दौर की कविता है, सच्ची कविता, और मैंने पाया कि बहुत सारे लोगों को वो पसंद आई है।
उस रांची के दौर में हम लोग बहुत सारी सामूहिक गतिविधियों से जुड़े हुए थे। झारखंड का आंदोलन चल रहा था, आदिवासी जंगल जमीन के सवाल हमें छूते थे, हमारी बहुत सारी चीजें उन्हीं आसपास केंद्रित रहती थी। तो उन दिनों जो कविताएं लिखी गई उनमें एक तरह की राजनीति, एक तरह का गुस्सा अपने जंगल के प्रति, एक तरह का सवाल पैदा होता था। तो एक कविता और मैं उसकी उस श्रृंखला में 3 कविताएं हैं, तो वो मैं उसकी बल्कि तीसरी कविता सुना रहा हूं, शुरू की 2 नहीं, क्योंकि वो हाँ, इससे पता चलेगा कि कैसे चीजें बदलती गई। सवाल नाम है उस कविता का। इस जंगल को सवाल पूछने का हक नहीं है क्या? तुम्हारी कोलतार पुती सड़कों से गुजरती गाड़ियों के काफिले का धुआं अगर इसकी आंख में गड़ता है तो जंगल का एतराज कहां गलत है? लगातार कटते वृक्षों के बीच एक लहूलुहान संवेदना अपने छिले हुए बदन पर लिए अगर चीखता है जंगल तो तुम्हारी भवें तनती क्यों है? अगर बेईमान चेहरों के कदम बोसी से इनकार करती है वह नदी जो असमय सूख रही है तो ये राजद्रोह कैसे हो गया? क्या विशिष्ट जन बताएंगे कि जिन लोगों ने लगातार गंदला किया है यहाँ की नदियों का पानी, लगातार चुराई है यहाँ की जंगलों से लकड़ियां, यहाँ की खानों में सेंधमारी की है, उनके खिलाफ कौन सी सजा तय करने जा रही है आपकी सभा? ये वो लहजा था, एक युवा लहजा, एक गुस्से से भरा लहजा। मैं आश्वस्त नहीं हूं कि वो जीवन में भी था, हालांकि हम लोग बहुत संगठनों से जुड़े थे, बहुत सारी सक्रियता उन दिनों की थी। 93 में एमए का एग्जाम देने के बाद मेरे दिमाग में था मैं क्या करूं। हमारे बहुत सारे साथी दिल्ली आ रहे थे, मैं भी अचानक एक दिन उठा और पत्रकारिता करने, मैं रांची एक्सप्रेस में बाकायदा जॉब कर रहा था एमए करने के दिनों में, और वहां से मैं अचानक दिल्ली चला आया। वो एक तरह का सांस्कृतिक झटका था मेरे लिए शुरुआती वर्षों में। रांची में मैं मतलब अपने 5-6-7 साल की सक्रियता में एक छोटे से शहर का जाना माना चेहरा था। लोग मुझे दूरदर्शन में जानते थे, आकाशवाणी में जानते थे, अखबारों के दफ्तरों में जानते थे। मैं पत्रकार भी था, रंगकर्मी भी था, मैं सामाजिक आंदोलनों से जुड़ा आदमी था, एक संगठन यूथ सेल हम लोग चलाते थे। बल्कि भी याद आ रहा है कि सजग नाम की एक पत्रिका हमने 1987 में शुरू की थी, यानी 20 साल की उम्र में मैं उसका संपादक था। उसके 5 अंक हम लोगों ने निकाले और वो बिल्कुल इस मायने में किशोरों या युवाओं की पत्रिका थी कि उसमें छपने की एक अर्हता थी कि आपकी उम्र 25 साल से कम होनी चाहिए। 25 से ऊपर वालों को हम लोग नहीं छापते थे। और उन दिनों 25 से कम के राजेश प्रियदर्शी, विनीता, देवेंद्र चौबे, ये सब उस, अश्विनी कुमार पंकज, मनोज भक्त, ये सब लोग उसमें छपे। नूपुर अशोक, निहारिका सिन्हा, कई नाम हैं जिनके मैं ले रहा था, वो सब नाम उसमें छपे। लेकिन 1993 में दिल्ली आकर अचानक वो सांस्कृतिक झटका इस मायने में था कि एक जाने पहचाने शहर का एक जाना पहचाना नाम एक महानगर में खोस आ गया। कोई उसको जानता ही नहीं था। वो सड़कें तक पता नहीं थी, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, किन दफ्तरों में जाता है, कोई योजना नहीं थी। ज्यादातर लोग दिल्ली आते हैं तो किसी कॉलेज में पढ़ने आते हैं, कोई नौकरी करने आते हैं। मैं बेमकसद चला आया था। ये भी पता नहीं था कि लिखूंगा, पत्रकारिता करूंगा, नौकरी खोजूंगा, क्या करूंगा, कुछ तय नहीं था। एमए का एग्जाम दिया था और चला आया था। तो धीरे धीरे अगले 3 साल मैंने फ्रीलांसिंग जमकर की। उससे मेरी बाकी गतिविधियां जो हैं निश्चित तौर पे प्रभावित हुई। थिएटर पूरी तरह छूट गया, रेडियो कुछ दिन तक बना रहा, छूट गया, दूरदर्शन पूरी तरह छूट गया। लेकिन लिखने का सिलसिला मेरा, दिल्ली ने मुझे बदला, इसमें कोई शक नहीं है। उसने मुझे अवसर भी दिए और दृष्टि भी दी। हम मतलब दिल्ली को बहुत कोसते हैं कि दिल्ली आपसे बहुत कुछ छीन लेती है और दिल्ली आपको देती कम है, लेती आपसे ज्यादा है। हो सकता है ये सच हो, लेकिन दिल्ली ने मुझे एक दृष्टि भी दी। दिल्ली में उन दिनों साहित्य एकेडमी में, आज साहित्य एकेडमी का बहुत बुरा हाल है, लेकिन उन दिनों अनंत मूर्ति साहित्य एकेडमी के अध्यक्ष हुआ करते थे। और मैंने पाया कि साहित्य एकेडमी में एक से एक आयोजन हो रहे हैं उन दिनों। उन आयोजनों में जाना, ब्लैक लिटरेचर पे 3 दिन का आयोजन था और कई
दूसरे तरह के आयोजन वहां होते थे। तो साहित्य अकेडमी की अनंत मूर्ति के दौर में एक बड़ी रचनात्मक किस्म की सक्रियता थी। वहां गिरधर राठी थे, वहां और लोग थे। तो धीरे धीरे वहां जाना, कार्यक्रमों में शामिल होना, सुनना, इससे मैं कुछ बदला, कुछ बना। मेरे लिखने में भी एक तरह की स्थिरता आई। यहाँ आकर अनुवाद भी मैंने किया। मिडनाइट चिल्ड्रन का अनुवाद 1995-96 के वर्षों में मैंने किया था वाणी प्रकाशन के लिए, जो आधी रात की संतानें के नाम से छपा। इन चीजों ने मेरी भाषा भी बदली और मेरे लिखने का अंदाज भी बदला, मेरे देखने का अंदाज भी बदला। बल्कि मैंने पाया कि शायद 94-95 के पहले की जो गैर जरूरी भावुकता मेरी रचनाओं में थी, उसको बहुत एहतियात से मैं छांटता चला गया, या मेरे व्यक्तित्व में छंटती चली गई। खासतौर पर मुझे लगता है मिडनाइट चिल्ड्रन का ट्रांसलेशन करते हुए मैंने कई चीजें सीखी, जिसमें भाषा का इस्तेमाल भी शामिल था, जिसमें विडंबना बोध के साथ मुठभेड़ करने की ताकत भी शामिल थी। विडंबना के साथ, आप जो बाद के वर्षों में गालिब को पढ़ते हुए समझ में आया कि विडंबना क्या होती है और एक बड़ा लेखक कैसे उसका मुकाबला करता है, उसकी थोड़ी सी झलक शुरू में मुझे रश्दी ने दिखाई कि आप अपने दुख को कैसे लिखें। आप, और वो दौर अपने अकेले होने का तो था। अपनी माँ को भी हमने खोया था। 1994 में माँ का देहांत हुआ था और दिल्ली ही आई थी इलाज के लिए, उनको कैंसर हो गया था। तब हमारा परिवार बिल्कुल बिखरा हुआ सा था। धीरे धीरे चीजें समिटती गई, मैं लिखता गया और कहानीकार मैं कैसे हो गया। कहानियां पहले भी लिखता था मैं, लेकिन मैं अपने आप को कवि ही मानता रहा। मेरे भीतर आज भी कवि कहलाने की कामना होती है। ये मुझे याद है कि 1995 में मैं आजकल के लिए फ्रीलांसिंग करता था, और आजकल भी उन दिनों पंकज बिष्ट उसके संपादक थे, और बहुत अच्छा अंक निकाला करते थे। वो लगातार मुझसे लिखवाते थे। उन्होंने बताया कि वो युवा लेखन विशेषांक निकाल रहे हैं आजकल का। मैंने कहा मैं अपनी कविताएं दूं? उन्होंने कहा कविताओं की तो बाढ़ है, कहानियां चाहिए मुझे। तो मैंने कहा मैं कहानी देता हूं। अगले दिन बैठकर दिल्ली शहर के पहले अनुभव पर, और वो अनुभव ये था कि हम तमाम लोग घरों में फोन करने के लिए, उस समय मोबाइल का दौर था नहीं, और घरों में भी फोन होते नहीं थे, हमारे घर किराए के घर थे, तो हम लोग टेलीफोन बूथ पे जाते थे। और रात को 9:30-10 बजे, चूंकि उस समय एसटीडी कॉल 1/4 दरों पे होती थी, वहां जाके करते थे और रात को 11 बजे तक फोन करते रहते थे क्रम से कि मिल जाए नंबर। नंबर आसानी से मिलता नहीं था, कई लोगों की लाइन होती थी। तो टेलीफोन बूथ पर अक्सर मैं शनिवार इतवार को हम लोग जाते थे, और मैं एक से चेहरे पाता था। कोई सहारनपुर का, कोई दिल्ली रांची का, कोई पटना का, और सबकी दरें अलग अलग। सहारनपुर वाले को हम लोग जानने लगे थे बहुत समय लगा, क्योंकि सहारनपुर की दरें बहुत कम होती हैं। पहली बार मैंने पाया कि कोई मुझे अपने दोस्तों की सर्किल के बाहर, साहित्य की सर्किल के बाहर पहचान रहा है, तो उस बूथ में पहचान रहा है। किसी ने पूछा आप तो रांची फोन करेंगे? मैंने कहा कि हाँ, आप तो सहारनपुर करेंगे। फिर यह भी पता चला कि एक लड़का अपने पिता की खराब तबीयत का हालचाल हमेशा लेता रहता है, कैसे है पापा, उनके इलाज के लिए क्या हो रहा है। तो मैंने एक कहानी लिखी, अजनबीपन, और वो कहानी आजकल के विशेषांक में आ गई। इसके बाद मैंने जनसत्ता ज्वाइन किया कुछ दिन बाद। वहां पत्रकारिता का लेखन भी चलता रहा। वहां कई लेखक आते थे, मंगलेश डबराल तो वहां थे ही मौजूद। उसके अलावा आलोक धनवा, वीरेन डंगवाल, पंकज सिंह, सुधीश पचौरी, सुरेश जी, कई लोग थे। वो आनंद स्वरूप वर्मा, इन तमाम लोगों से जो मेरा ठीक सा परिचय हुआ, वो उसी दफ्तर में हुआ, जनसत्ता के दफ्तर में। और वहां लिखने की प्रक्रिया पे हम लोग बहसें खूब करते थे। और उस दफ्तर में राजन धुड़पकर थे, अभय कुमार दुबे थे, ओम थानवी थे, बहुत सारे लोग, अरुण त्रिपाठी थे। तो उन बहसों से भी हम लोग बहुत कुछ सीखते, और एक दूसरे को शायद, या पता नहीं दूसरों को मिला या नहीं, मैंने तो उस रचनात्मक समय से काफी कुछ हासिल किया। लेकिन अंततः फिर मैंने कहानी ही लिखी, और एक दो कहानियां मेरी इंडिया टुडे में आई। इंडिया टुडे ने 2000 में विशेषांक अपना निकाला। फिर एक दूसरी कहानी मैंने लिखी
जो वहां छपी। इसके बाद सिलसिला शुरू हो गया लिखने का, कहानियां, कविताएं छूटी रही। बीच में तो मैं बिल्कुल भूल गया था कि मैं कविताएं लिखता भी हूं। हालांकि काव्यात्मकता के अवसर आते जाते रहे। ये मैंने अचानक, उसके बाद मैंने एनडीटीवी ज्वाइन किया 2003 में, तो मेरा सब कुछ छूट गया। लिखना भी, पढ़ना भी, लोगों से मिलना भी। टीवी की दुनिया एक बिल्कुल नई दुनिया थी और मैं कम से कम 6 महीने, साल भर सदमे में रहा कि मैं कहां चला आया हूं। यहाँ तो बिल्कुल न तकनीक समझ में आ रही है, और जनसत्ता में मैं युवा लेखक हुआ करता था, जबकि मेरी उम्र 34-35 साल होने जा रही थी 2002 में। और अचानक आते एनडीटीवी में, बिल्कुल वहां 22-23-24 साल के लड़कों के सामने मैं सर हो गया। तो ये बिल्कुल नया माध्यम था और उस माध्यम की चुनौतियों से तुकतान बिठाने में मुझे समय लगा। मैं बहुत निराश भी हुआ, लेकिन कई नई चीजें मुझे लगता है मैंने सीखी भी। और उसी बीच राजकमल से मेरा संग्रह 2007 में पहला संग्रह आया। तब तक मैंने किताब छपवाने के बारे में सोचा नहीं था। हालांकि जनसत्ता में रहते हुए, जनसत्ता में एक दौर था जब मैं पुस्तकों के पेज देखा करता था और हिंदी के प्रकाशक समीक्षा के लिए सब, मतलब जनसत्ता आते जाते थे। उनके बारे में कहना ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन वो उस दौर में उनसे घनिष्ठता रही। उसी दौर में राजकमल की ओर से एक पत्र आया था कि आप अपना संग्रह दें। उस समय मैंने इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया। 6-7 साल बाद मैंने अशोक माहेश्वरी जी से पूछा कि आपने 2 चिट्ठियां भेजी थी 2001-2 में, क्या अब भी वो चिट्ठियां बाकी हैं, एक्सपायर कर गई, उनकी एक्सपायरी डेट पार हो गई? उन्होंने कहा कि ना, बिल्कुल आप बाकी हैं और आप आइए और अपना संग्रह दीजिए। तो 2007 में पहला संग्रह आया, फिर लिखने सुनने का सिलसिला शुरू हुआ। 2008 में मैंने देखा कि अचानक कविताएं मुझ तक लौट आई। वो छूटी हुई कविताएं जो पता नहीं मन के किन कोनों में पड़ी थी, बरसों बरसों बाद आ गई। कई कविताएं पहले भी बीच बीच में मैं लिखता रहा, लेकिन मैंने ये पाया कि जो अनुभव 85 का था उसको मैं 2000 में लिख रहा हूँ, जो 95 का अनुभव था उसको बरसों बाद लिख रहा हूँ। तो कई पुराने अनुभव लौट लौट के आते रहे और मैं उनको कविता में ढालता गया। तो एक कविता और, मैं 2 छोटी कविताएं बिल्कुल मैं सुनाता हूं जो उसी दौर की कविता है। असल में जब मैं थिएटर करने पहली बार गया रांची में, मुझे याद है कि एक बड़ा सा हॉल होता था यूनियन क्लब का। तो अगर आपको शाम को नाटक करना है तो आप बिल्कुल सुबह वहां पहले कुर्सियां जाके सजाते थे। 200 कुर्सियां आपने सजाई, उसके पहले झाड़ू वाड़ू देके साफ किया पूरा स्टेज और मंच, फिर लाइट लगी, फिर पर्दा लगा, फिर बाकी वो माइक लगे, सब कुछ हो गया। शाम को 4-5 बजे आपने एक रिहर्सल किया किसी तरह, धीरे धीरे वहां लोग जुड़ना शुरू होते थे और शाम को 5-6 बजे पता चलता था कि अरे अब तो भीड़ हो गई है, अब नाटक शुरू करो। और फिर हम लोग नाटक शुरू करते थे, फिर नाटक खत्म होता था बिल्कुल सन्नाटे में, और सन्नाटे में आप सारा कुछ साफ करते थे। तो ये अनुभव पहली बार 85-86 में हुआ था, जिसको बरसों बाद मैंने कविताओं में लिखा था। और प्रयाग शुक्ल जब पत्रिका निकाल रहे थे, रंग प्रसंग थिएटर की पत्रिका थी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की, शायद उसका पहला दूसरा अंक रहा होगा, पता नहीं, साल 2000 में उनको मैंने 2 कविताएं थिएटर से जुड़ी भेजी और वो दोनों छपी। तो ये 2000 की कविता है। तो पूर्व रंग, मेरे नाटक से पहले कुर्सियां लग चुकी हैं, प्रकाश व्यवस्था संपूर्ण है, माइक हो चुके हैं टेस्ट, अब एक एक फुसफुसाहट पहुंचती है प्रेक्षागृह के कोने कोने में। तैयार है कालिदास, बस वस्त्र बदलने बाकी हैं। मल्लिका निहारती है अपने बादल केश, ताकि तनिक अंधेरे ग्रीन रूम के मैले दर्पण में बेचैन है विलोम, अपने हिस्से के संवाद मन ही मन दोहराता हुआ और सिहरता हुआ अपने ही प्रभाव से। खाली प्रेक्षागृह को देखकर जाती है अंबिका, अभी अंधेरा है मंच, कुछ देर बाद वो यहीं सूप फटकारेगी और आएगी भीगी हुई मल्लिका। लेकिन थोड़ी देर बाद, अभी तो मंच पर अंधेरा है और सुनसान है प्रेक्षागृह। धीरे धीरे आएंगे दर्शक, कुर्सियां खड़खड़ाती हुई बढ़ेंगी भरेंगी, बातचीत के कुछ टुकड़े उभरेंगे और सहसा बंद पड़ जाएंगे। कोई पुरुष किसी का हाल पूछेगा, कोई स्त्री खिलखिलाएगी और सहसा चुप हो जाएगी अपनी प्रगल्भता पर।
खुद झेप कर। नाटक से पहले भी होते हैं नाटक, जैसे कालिदास बार बार लौट कर जाता है। मंच पर घूमता है ऑथेलो, पुट आउट द लाइट, पुट आउट द लाइट। मैकबेथ अपनी हताशा में चीखता है, बुझ जाओ नश्वर मोमबत्तियों। प्रेक्षागृह की तनी हुई दुनिया में सदियां आती जाती हैं। दीर्घा की चौथी कतार की पांचवी कुर्सी पर बैठी एक स्त्री छींकती है और सहसा एक कड़ी टूट जाती है। सबके ऊपर से बह रहा है समय, सब पर छाया है संवादों का उजास। सबके हाथों को छूते हैं, नमी है और कपकपाहट है। मंच पर ऑथेलो है, मगर ऑथेलो के भीतर कौन है? कौन है जो उसे देख रहा है दर्शक दीर्घा से और अपने मन की परिक्रमा कर रहा है? क्या वह पहचान रहा है अपने भीतर उग रहे ईर्ष्यांकुर को? सबका अपना एकांत है, सबके भीतर बन गए हैं प्रेक्षागृह। सबके भीतर है एक नेपथ्य, एक ग्रीन रूम जिसमें मध्यम सा बल्ब जल रहा है और आईने पर थोड़ी धूल जमी है। सब तैयार हैं अपने हिस्से के अभिनय के लिए। सबके भीतर है ऑथेलो, अपनी डेस्डिमोना के कत्ल पर विलाप करता हुआ। विलोम से बचता हुआ कालिदास, जो कर रहे हैं नाटक उन्हें भी नहीं मालूम कितनी सदियों से चल रहा है ये शो। 3 घंटों में कितने वर्ष चले आते हैं। जब पर्दा खिंचता है और बत्तियां बुझती हैं तो एक साथ कई दुनियाएं झन्न से बुझ जाती हैं। इसी का दूसरा हिस्सा था नाटक के बाद। कुर्सियां खाली हैं, छितराई हुई सी, मंच पर अंधेरा है। हैमलेट के एकालाप अब अकेले हैं, उन्हें कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं सुन रहा। बेआवाज वे घूमते हैं ठंडे प्रेक्षागृह में। पहली बार महसूस हो रहा है रात है और बाहर अंधेरा है और कोई नहीं चीख रहा है मंच पर कि मृत्यु की तरह भयंकर होती है कभी कभी चुप्पी। ढेर सारे शोर शराबे के बाद, ऐंठती इठलाती छायाओं और मृदु मग्न तालियों के बाद, नीली स्पॉटलाइट की स्निग्धता बुहार नहीं सकी है जिस दुख को, उसके बीत जाने के बाद अंधेरा है, मृत्यु की तरह काला। चुप्पी है, मृत्यु की तरह भारी। न कोई दर्शक, न अभिनेता, न साजिंदे, न वाद्य वृंद, न कोई समय, न कोई दुख। सिर्फ एक निर्वेद में सांस रोके लेटा है प्रेक्षागृह, एक शव की तरह, क्या पुनर्जन्म की प्रतीक्षा में। ये वो कविताएं हैं जो मेरे भीतर पुराने दौर से लौट लौट के आती रही, बनती रही। और मैं एक बात और बता दूं, मेरे लेखन में कई तरह के बदलाव आए। पहला बदलाव तो बिल्कुल शुरुआती दिनों का, जो मैंने कहा कि हम तमाम लोग बिल्कुल पहली जो भावना आती है प्रेम की, स्मृति की, उदासी की, विछोह की, उसको लिख देना चाहते हैं। धीरे धीरे मैंने समझा कि प्राथमिक कविता से आगे जाना होगा। दुनिया के बड़े कवियों को पढ़ के ये समझ बनी कि बहुत जोर जोर से रोने से बहुत अच्छी कविता नहीं बनती है। रुलाई को रोकना पड़ता है, आंसुओं को भींचना पड़ता है, तब जाकर उदासी और मर्म दोनों ठीक से व्यक्त होते हैं। तो मैंने उसके बाद जो रचनाएं लिखी उनमें इस भावुकता को किनारे किया। एक दौर में उर्दू शायरी खूब पढ़ी तो मैंने पाया कि उसका असर थोड़ा बहुत भाषा में आ रहा है। उसके पहले बड़ी तत्समनिष्ठ भाषा लिखना, जिसको माना जाता है कि अच्छी भाषा यही होती है, हम लोग वो लिखने की कोशिश करते थे। बाद में मैंने तत्समनिष्ठता से मुक्ति पा ली। हालांकि संस्कार में वो है और मेरे बहुत सारे शब्द अब भी वहां से बनते हैं, लेकिन मूलतः अब मैं पाता हूं कि जो बोलचाल की भाषा है वो मेरी भाषा है। पत्रकारिता ने भी और टीवी की पत्रकारिता ने भी ये भाषा सीखने को मजबूर किया। जब मैंने अंग्रेजी की पढ़ाई की तब मैंने पाया कि हमारी भाषा एक दूसरे ढंग से बदल रही है। कीट्स के भीतर जो अलग अलग तरह के संवेदन का, अलग अलग तरह की इंद्रियताओं का इस्तेमाल था, वो मुझे बहुत पसंद आया। हाइपेरियन उसका हम लोग पढ़ते थे। मैंने पाया कि भाषा को उसके प्रतीकों और बिंबों में ठीक से बरतने की जरूरत है। ये दूसरी चीज मैंने वहां से सीखी। उसको मांझने तराशने की कोशिश की। कई बार वो कोशिश ठीक होती है, कई बार वो नाकाम हो जाती है। इसके अलावा जो शिल्प का बदलाव था, जो अपनी कहानियों में मैंने महसूस किया। शुरू में हम तमाम लोग जो लिखते हैं
किसी एक घटना को जो छू लेने वाली घटना हमारे भीतर होती है, हम उसको कहते तो बड़ी अच्छी कहानी है, इसको लिख दो। हम लोग वैसे ही कहानी लिखना चाहते थे, यह बिल्कुल काल्पनिक कहानी। ये बाद में मेरी समझ में आया कि बहुत सारी कहानियां ऐसी होती हैं जो काल्पनिक नहीं होती हैं, लेकिन पूरी रियल भी नहीं होती हैं। उनको आप अपने ढंग से गूंथते हैं, मसाला आप यथार्थ का लेते हैं, उसको पलट देते हैं। इसका प्रयोग मैंने अपनी कई कहानियों में किया, सबसे ज्यादा अपने उपन्यास जिंदगी लाइव में किया। जिंदगी लाइव कई लोग मुझसे पूछते हैं, आज मुझे कहने का ये अवसर है कि जिंदगी लाइव आपने कैसे लिखा। इत्तेफाक से जिंदगी लाइव जिन मित्रों ने पढ़ा, हालांकि अपने बारे में बात करते करते थोड़ा सा लगता है कि आप अपनी तारीफ सी करने लग रहे हैं, लेकिन ये सच है कि जिंदगी लाइव जिन लोगों ने पढ़ा, वो उसमें दिलचस्पी का जो तत्व था उससे बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा पठनीय उपन्यास आमतौर पे वो नहीं हिंदी में उनको नहीं मिलता है। और कई लोगों को लगा कि पठनीयता जो है इसलिए कि उसमें घटनाएं बड़ी तेज हैं। मेरा अपना मानना दूसरा था। घटनाएं उसमें जो तेज दिखती, घटनाएं उसमें है ही नहीं। कुल मिला के 2-3 घटनाएं हैं। एक बच्चे के अपहरण की कहानी है जो कुल मिला के एक आदमी के पास पहुंच गया है और 3 दिन में वापस आ जाता है। इससे ज्यादा कोई घटना नहीं है, लेकिन पूरे उपन्यास की बुनावट ऐसी है जिस बुनावट से आपको एक तरह का मानसिक तनाव मिलता है। आप पाते हैं कि अरे ये कहां से आ रहा है, और आप उसमें खोए रहते हैं। ये कैसे संभव हुआ? मैंने अब आपको बता देता हूं कि कई उपन्यास जो मैंने पढ़े थे, उसमें कुछ लोगों को पढ़ते हुए पाया कि कैसे आप अपने उपन्यास को किसी ऐसे मोड़ पे छोड़ते हैं जहां दिलचस्पी चरम पे हो और कहानी को बिल्कुल पलट के दूसरे सिरे पे ले आते हैं। मैंने एक युक्ति ये अपनाने की कोशिश की। दूसरा ये कि उस उपन्यास में रियल घटनाएं सारी हैं, यानी किडनैपिंग को छोड़ दे बच्चे की, तो उस उपन्यास की सारी घटनाएं वास्तविक हैं। वो उपन्यास असल में 26/11 जिसको बोलते हैं, जो 26 नवंबर को हमला हुआ था वहां ये मुंबई पे, उसके पृष्ठभूमि में लिखा गया उपन्यास है। तो मुझे याद है कि जब वो हमला हुआ तो रात को 10-11 बज रहे थे, 10 बज रहे थे। हम लोग दफ्तर से निकलने की तैयारी कर रहे थे। लोगों को लगा कोई मामूली सा हमला होगा। धीरे धीरे पता चला कि अरे तो आतंकवादी घुस आए हैं। फिर पता चला कि अरे ये तो इन्होंने एटीएस के प्रमुख को मार डाला है। फिर पता चला कि ये 3 इमारतों में कब्जा करके बैठे हैं। बिल्कुल मुंबई के दिल को इन्होंने बंधक बना लिया है। अगले 3 दिन तक हमारे उसी में कटे। उस बीच राष्ट्रवाद की बहसें, उस बीच आतंकवाद की बहसें, उस बीच भारत पाकिस्तान की बहसें, बहुत सारी बहसें डेस्क पे होती रहीं। मुझे लगा कि ये इसको लिखने का सही समय है। तो 26/11 पे नहीं, उसके बहाने मीडिया और बाहरी जीवन पे जो प्रतिक्रियाएं थीं, उनको मैंने उसमें सहेजने की कोशिश की और अधिकतम घटनाएं उसकी सच्ची रखी, आगे पीछे की भी। ऐसी घटनाएं जिनको आप गूगल पे खोज सकते हैं। वो इतनी रियल थी कि आपको लगता था कि अरे ऐसा हुआ है। तो वो उपन्यास 2-3 महीने में लिखा गया और अंततः उसको मुझे लगता है सराहना मिली। बाद के दौर में अब भी जब मैं लिखता हूं तो मुझे लगता है कि चलो कम से कम मैं अपने लेखन को लगातार बदलने की कोशिश करता हूं, और लिखता मैं बहुत हूं। कई लोग मानते हैं कि बहुत लिखना नुकसानदेह होता है। शायद मुझे भी एक स्तर पे लगता है कि जब मैं बहुत लिखता हूं तो जो मुझे लिखना चाहिए वो छूट जाता है। एक उपन्यास मेरा स्थगित पड़ा हुआ है, कई कहानियां पड़ी हुई हैं, लेकिन पत्रकारिता, लेख, टिप्पणियां, समीक्षाएं सब लिखने का जो एक आकर्षण कहें, प्रलोभन कहें, कमजोरी कहें, वो मेरे भीतर है, जिससे मेरा लेखन भंडार बहुत बड़ा होता चला गया है। उसमें क्वालिटी लायक चीजें हैं या नहीं तो पाठक तय करेंगे या किस हद तक हैं, लेकिन शायद मुझे लगता है कि निरंतर लेखन की वजह से एक तरह की अल्प दृष्टि मेरे भीतर आई होगी। जब मैं इसीलिए मैं बार बार कविताओं और कहानियों की शरण में जाता हूं कि मैं बिल्कुल पत्रकारिता का आदमी न रह जाऊं। इस बहुत तेजी से घूमते हुए चक्र को तोड़कर इसके बाहर जाकर
कुछ क्रिएट कर लूं। तो ये जो कोशिश है मैं ये करता रहता हूं, और मैं जानता हूं कि बहुत लिखने से कलम सध जाती है, आप अच्छी चीज लिख लेते हैं, लेकिन आप टिक कर लिखते हैं, ठहर कर लिखते हैं, तो आप उसको और बेटर बनाते हैं और बढ़िया बनाते हैं। मुझे लगता है अर्पण जी, बहुत लंबा एक तरफा मैं बोलता गया हूं। नहीं, अच्छा लग रहा है। और हाँ। सभी मित्रगण इसको उसी ध्यान के साथ सुन रहे हैं। अरे हाँ एक हाँ हाँ महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया मैं यहाँ पर ले लूं। हाँ हाँ हाँ। प्रिया वर्मा जी लिख रही हैं कि यह लाइव तो एकदम लेखन की ट्यूशन क्लास है। अगर किसी में लिखकीय दम्भ न हो तो यह वक्तव्य सुनकर लिखने का बेसिक पाठ तो सीखा ही जा सकता है। शुक्रिया प्रिया जी। वो और शुक्रिया ही कह सकता जी, हूँ। हाँ। विनीता जी और जुड़ी हुई हैं। हाँ वे लिख रही हैं आपके इस जिंदगी लाइव उपन्यास को लेकर कि आपका यह उपन्यास वाकई बहुत दिलचस्प है। शुरू से लेकर अंत तक इसमें रुचि बनी हुई है। हाँ। हमारे साथ जी मधु हाँ कांकरिया जी बताइए। भी जुड़ी हाँ जी हाँ। मधु कांकरिया जी भी जुड़ी हुई हैं। उनकी प्रतिक्रिया आ रही है कि शुरुआती सक्रियता और आंदोलनों की गढ़ंत है प्रियदर्शन जी का व्यक्तित्व। मधु जी और का एक ऐसे ही कुछ और उपन्यास इन दिनों खूब चर्चा में है, हाँ हाँ और मैं बिल्कुल उसको जी पढ़ रहा हूँ अभी। जी जी तो हाँ, मित्रों मैं लगता है। जी हाँ इस अवसर पर हम प्रियदर्शन जी की कुछ पुस्तकों को भी यहाँ पर देखते चलें। सारी पुस्तकें नहीं है, जितनी हमें मिल पाई उसका एक संकलन यहाँ पर एक संचयन जैसा बनाने की कोशिश की है। उसे देखते हैं और फिर आगे कुछ और बातचीत करते हैं। मुझे कुछ हाँ। देर का समय दें ताकि मैं उसको यहाँ पर ला सकूं। जी मित्रों, यह इनका उपन्यास जिंदगी लाइफ जिसकी चर्चा हुई, और आपने देखा कि इस पर किस तरह से रचनाकार ने अपनी बात रखी। यह किताब इनकी जिंदगी लाइव वर्ष किस मैंने कहीं लिख रखा है यह चर्चा। ये 2015 में छपी थी, हाँ पहला एडिशन जी इसका जी 2015 में आया था, और जी दूसरा एडिशन वाणी से, बल्कि दूसरा एडिशन भी 2016-17 में जिगरनॉट से आया था। जी तीसरा एडिशन वाणी से आया है 2020 में। जी जी बिल्कुल। और ऐसे हाँ ही कुछ और टिप्पणियां आपकी ओर से आए आपकी पुस्तकों पर तो अच्छा हो। यह इनका पहला कहानी संग्रह उसके हिस्से का जादू वर्ष 2007 में राधा कृष्ण से प्रकाशित। तो और मैं इस दूसरा कहानी के बारे में बता दूं, अचानक हाँ 30 प्लीज सेकंड आपको रोकूंगा, क्योंकि उसमें उसके हिस्से का जादू जो मैं उस कहानी कहानी को है, ले आऊं। जी वो प्लीज। संग्रह है। हाँ, तो कहानी तो नहीं सुना रहा हूं, हाँ हाँ लेकिन इस कहानी से ठीक जी पहले, इसको लिखने के पहले, मैंने विनोद कुमार शुक्ल को लगातार पढ़ा था। और जब मैंने ये कहानी लिखी तो मुझे एक बार डर लगा कि अरे कहीं ये उनकी नकल करने की कोशिश तो नहीं है। फिर मैंने उसको बदला, लेकिन मुझे लगा कि ये कहानी जो है वो उनसे बहुत अलग है, और विनोद कुमार शुक्ल को छूना तो आसान काम नहीं है, मतलब उनके पास जाना बड़ा मुश्किल है। तो ये कहानी अलग सी है, लेकिन मैं इसको पढ़ते हुए विनोद कुमार शुक्ल के जादू में डूबा हुआ था। हाँ, आगे बताइए जी अर्पण। जी हाँ आगे कुछ और किताबों को यहाँ पर दिखाते हैं। और जी हाँ हाँ, वो दूसरी यह इनका किताब है। दूसरा कहानी संग्रह बारिश, धुआं धुआं और दोस्त। और दोस्त वर्ष 2015 में राधा कृष्ण प्रकाशन से ही। इन दो कहानी संग्रहों के बीच 8 वर्षों का अंतराल। और फिर चूंकि कई विधाओं में लिखते हैं तो इसलिए यह अंतराल भी हमें समझ में आता है। और तीसरा कहानी संग्रह हत्यारा और अन्य कहानियां वर्ष 2021 गत वर्ष भारतीय हाँ ज्ञानपीठ से। और कुछ और किताबें देखते हैं। जी यह प्रियदर्शन जी का पहला कविता संग्रह
नष्ट कुछ भी नहीं होता। वर्ष 2012 में प्रकाशित कविताएं शुरू से लिख रहे हैं, लेकिन दिल्ली आने के बाद कई चीजों में व्यस्त रहे। कहानियां, आलेख, लेखन, पत्रकारिता, अनुवाद आदि कविताएं लिखते रहे, मगर संग्रह यह पहला नष्ट कुछ भी नहीं होता वर्ष 2012 में। और इसके बाद इनका एक और संग्रह आता है। जी हाँ बताएं। जी, हाँ यह जो काया की माया है, यह संग्रह आज से 2 वर्ष पूर्व 2020 में प्रकाशित राधा कृष्ण से ही। इसके अलावा विचार और आलोचना के क्षेत्र में भी लगातार प्रियदर्शन जी सक्रिय रहे या हैं। ग्लोबल समय में गद्य आलोचना की यह पुस्तक वर्ष 2014 में वाणी प्रकाशन से, और इसी श्रृंखला के अंतर्गत कहिए इन दो विधाओं को लेते हुए ग्लोबल समय में कविता, 1 मिनट चित्र थोड़ा आगे बढ़ जाता है, ग्लोबल समय में कविता, यह संग्रह भी वाणी से ही। और फिर जो आप देख रहे हैं नए दौर का नया सिनेमा, फिल्मों पर लेखन, इतिहास गढ़ता समय, विचार परक लेखन, खबर बेखबर, पत्रकारिता से जुड़ा हुआ लेखन, और यह नवीनतम पुस्तक इसे हम कह सकते हैं दुनिया मेरे आगे, जो प्रियदर्शन जी द्वारा लिखे गए संस्मरणों की पुस्तक है। दुनिया मेरे आगे, जो गत वर्ष प्रकाशित हुआ सेतु प्रकाशन से वर्ष 2021 में। और मित्रों, यहाँ पर जब यह बात हो रही है दुनिया मेरे आगे की, तो यह बात भी हम करते चलें कि किस तरह जनसत्ता का जो एक चर्चित स्तंभ रहा, इसी नाम से दुनिया मेरे आगे, यह नामकरण भी प्रियदर्शन जी ने ही किया। तो इससे जुड़े कुछ बातें भी हमें बतलाएं, क्योंकि यह स्तंभ बहुत लोकप्रिय रहा, तमाम लोगों ने लिखा। जी देखिए, अक्सर मैं एक बात कहता हूं कि बहुत लोग बोलते हैं कि आप बड़े मौलिक हैं, जबकि सच है कि मैं मौलिक नहीं हूं। मैं बहुत सारी चीजें दुनिया भर से सीखता रहता हूं और चुनता रहता हूं। तो मैंने जब कुंवर नारायण का संग्रह पढ़ा था, कोई दूसरा नहीं, तो अचानक उसके नाम पे ध्यान गया। कहा कि ये तो तुम मेरे पास होते हो गोया कोई दूसरा नहीं होता। तो कोई दूसरा नहीं, मैं हैरान रह गया कितना सुंदर नाम उन्होंने चुना है। तो कभी मैंने सोचा था बहुत पहले ही कि दुनिया मेरे आगे, बागीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब और रोज तमाशा मेरे आगे, इस नाम से मैं एक किताब लिखूंगा या एक कॉलम लिखूंगा, ये बात हुई थी। उसके बाद अचानक जनसत्ता में, ये शायद 98-99 का साल रहा होगा, एक दिन संपादक अच्युतानंद मिश्र ने कहा कि वो जनसत्ता का संपादकीय पेज उनको बदलना है। उसके पीछे की अंदरूनी राजनीति थी जो अलग रही, लेकिन मेरा काम उस पेज को बदल देना था। तो उस पेज पे हमने एक ऐसे कॉलम की कल्पना की जो अखबारी न हो, पर्सनल किस्म का हो, जिसमें लोग अपने अनुभव लिखे, और वो कॉलम बहुत चर्चित हुआ। उसके लिए जो नाम मैंने अपने किसी स्तंभ या अपने किसी किताब के लिए सोचा था, दुनिया मेरे आगे, वो मैंने समर्पित कर दिया। चलिए ठीक है, दुनिया मेरे आगे, इस नाम से कॉलम शुरू किया जाए। वो जनसत्ता का कॉलम हो गया। बरसों बाद तहलका में मुझे मीडिया पे एक कॉलम प्रस्तावित किया। संजय दुबे संपादक थे, तहलका हिंदी आ रहा था, तो कहा कि आप मीडिया पे एक कॉलम लिखें। तो मैंने सोचा अभी क्या नाम रखें, तो मैंने उसका तमाशा मेरे आगे रख दिया। वो जो शेर का दूसरा हिस्सा है, और आजकल जो मीडिया की हालत है, तमाशा मेरे आगे पे कई कॉलम मैंने लिखे, और उसमें प्रभाष जोशी के कॉलम शून्यकाल लिखा करते थे। तो प्रभाष जी की 2009 में उनका निधन हो गया। तो शून्यकाल, फिर संजय जी ने आग्रह किया कि शून्यकाल आप लिखें और तमाशा मेरे आगे हम लोग कोई और नाम सोचते हैं। तो बाद में उसको कई बरस तक आनंद प्रधान लिखते रहे। तो जब अभी हाल में किताब का नाम तय करने की बात हुई, संस्मरणों की, तो मुझे बार बार ये ख्याल है कि दुनिया मेरे आगे के नाम से एक कॉलम चर्चित है,
एक किताबें भी कुछ होंगी ही इसके नाम से जो है किताब, लेकिन उसका मोह मेरे भीतर बना हुआ था। मैंने कहा नाम यही रखते हैं। तो दुनिया मेरे आगे नाम का अतीत का इतिहास ये है। अर्पण जी। मित्रों, एक बात और करते हैं जो महत्वपूर्ण है, वह इसलिए भी कि प्रियदर्शन जी की कहानियों पर हमारे समय के अभी कुछ समय पूर्व ही, कुछ वर्ष पूर्व ही उनका निधन हुआ, लेकिन एक जिनका डंका चला आलोचना के क्षेत्र में, जाने माने आलोचक नामवर सिंह की बात कर रहा हूं। उन्होंने कई जगहों पर प्रियदर्शन जी की कहानियों पर अपनी बात की, और ऐसे ही आशीष त्रिपाठी जी ने किताबनामा नाम से उनकी इन टिप्पणियों, उनके इन विभिन्न जगह जगह दिए गए वक्तव्यों का एक संकलन तैयार किया किताबनामा नाम से। तो उसमें नामवर सिंह प्रियदर्शन जी के पहले कहानी संग्रह पर कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं। एक आध हिस्सा मैं यहां पर रखता हूं। इस संग्रह को पढ़ते हुए वे लिखते हैं, प्रियदर्शन का कहानी संग्रह, उसके हिस्से का जादू पढ़कर मुझे एक सुखद अनुभव हुआ। अब तक मैं प्रियदर्शन को एक पत्रकार, एक मीडिया कर्मी के रूप में ही जानता था। जब यह संकलन मिला तो मैं एक सांस में सभी 12 कहानियां पढ़ गया। कहानियां आमतौर पर कथाकार के रूप में प्रसिद्ध लेखकों से बिल्कुल अलग अपना विशिष्ट प्रभाव छोड़ती हैं। वैसे प्रियदर्शन की कहानियां कई पत्रिकाओं में छपती रही हैं। शीर्षक कहानी हंस में छपी और संकलन की पहली कहानी पेइंग गेस्ट इंडिया टुडे के युवा विशेषांक में। लेकिन एक साथ संग्रह की सभी कहानियों को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इस दौर में तथाकथित बहुप्रकाशित, बहुप्रशंसित कथाकारों से अलग प्रियदर्शन ने अपनी पहचान बनाई है। यह अलग पहचान मुख्य रूप से भाषा के स्तर पर बनाई है। इनकी भाषा एकदम पारदर्शी और तरल है। साथ ही कथा के चरित्रों के अनुरूप बहुत ही सटीक शब्दों और मुहावरों का प्रयोग करते हैं। मितव्ययिता भी देखने योग्य है। कहीं एक भी फालतू शब्द का प्रयोग नहीं है। और इस तरह से नामवर सिंह कई कहानियों पर यहां बात करते हैं। और स्वयं मित्रों, हम लोगों ने प्रियदर्शन जी को सुना कि कैसे पत्रकारिता में रहते हुए, अनुवाद करते हुए, थिएटर और आंदोलन कर्म से जुड़े रहते हुए और रांची और महानगर के बीच आते जाते और महानगर की आपाधापी में या भीड़ में स्वयं को तलाशते हुए इनकी भाषा बदलती रही है। इनके अनुभव समय के हिसाब से और तमाम जीवन संघर्षों के बीच परिपक्व होती रही है। और अभी प्रियदर्शन जी ने शुरू में ही अपनी मां की भी चर्चा की थी। तो मां नाम से भी एक संस्मरणात्मक कहानी इनके इसी संग्रह में पढ़ी जा सकती है। मैं उसका एक हिस्सा पढ़ता हूं प्रियदर्शन जी, क्योंकि आपने अपनी कविताएं तो पढ़ी, कहानियों का कोई अंश समयाभाव में रह गया है, तो वह उस मां कहानी से एक हिस्सा सुनिए। स्वयं कथाकार का लिखा हुआ मैं पढ़ता हूं। वे लिखते हैं, शायद हम सबके भीतर कई कई दरवाजे होते हैं। हर दरवाजे के पीछे एक दुनिया होती है, हमारे गहरे अनुभवों की दुनिया, हमारी गोपन इच्छाओं की दुनिया,
हमारे स्थगित लोकों और विस्मृत आलोकों की दुनिया। इनमें से कुछ एक दरवाजे सबके लिए खुल जाते हैं, कुछ बहुत कम लोगों के लिए, और कुछ शायद किसी के लिए भी नहीं। और इस तरह से एक आध अंश इसी कहानी का आगे और रखता हूं जी। वे आगे इस हाँ। कहानी में आगे बात आती है, कुछ ऐसे भी दरवाजे होते हैं जिनका खुद हमें भी पता नहीं चलता। सहसा कोई पीड़ा आकर उन्हें प्रकाश में ला देती है। ये दरवाजे उस दुनिया के होते हैं जहां निर्वासित स्वप्न जीते हैं, निजी इच्छाएं सोती हैं। लेकिन इन दरवाजों पर अक्सर हमारा वश नहीं चलता। कोई दबी हुई पीड़ा सिर उठाती है और एक दरवाजा खोल देती है। पीड़ा को भी बाहर की हवा चाहिए होती है ताकि उसका हरापन बना रहे। मेरे भीतर एक दरवाजा बार बार खुलने को होता है और बार बार मैं उसे बंद करना चाहता हूं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिस संभले रूप में और जिस बेहद संयमित ढंग से इनके यहां संवेदना का प्रकटीकरण होता है, वह उल्लेखनीय है। और इस तरह की भाषा के लिए और भाषा के ऐसे बर्ताव के लिए प्रियदर्शन जी जाने जाते हैं। कई किताबों पर इनके लिखे ब्लर्ब हैं और विभिन्न पुस्तकों पर ये लगातार लिखते रहे हैं। और उससे भी, उन पुस्तकों से होते हुए, उन पर लिखते हुए भी वे कैसे स्वयं को और अधिक सघन कर रहे होते हैं, इसे भी हम समझ सकते हैं। हम लोग कार्यक्रम के उत्तरार्ध में हैं और इन्हें संभवतः किसी और कार्यक्रम में भी जाना है, तो ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, मगर कुछ एक और बातें इस नई पुस्तक से करें प्रियदर्शन जी, दुनिया मेरे आगे से, जिनमें कई महत्वपूर्ण लेखकों पर आपने संस्मरण लिखे हैं, जिनमें निर्मल वर्मा भी हैं, राजेंद्र यादव भी हैं और कुछ एक लोग हैं। इसके बारे में कुछ कहें। देखिए, दुनिया मेरे आगे जो किताब है, ये मतलब लोगों के संस्मरण तो हैं ही। असल में जब आप लोगों को आता जाता देखते हैं तो उनसे आपका भी एक रिश्ता बनता है, उनके साथ आप भी जुड़ते हैं, उनके साथ आप भी बड़े होते हैं और उनके गुजर जाने के साथ आपके भीतर का भी कुछ चला जाता है। तो ये वो किरदार हैं। इनमें निश्चित तौर पे कई बड़े लेखक हैं, उसमें नामवर सिंह हैं, उसमें राजेंद्र यादव हैं, उसमें राजकिशोर जी हैं। राजकिशोर जी और राजेंद्र यादव मेरे बड़े घनिष्ठ लोगों में थे। नामवर जी से बड़ी घनिष्ठता थी। मैं अब अचानक 1 मिनट लेके आपको बता दूं कि राजेंद्र यादव को मेरे कथाकार होने पे शक हुआ करता था। बोलते थे तुम आलोचक ठीक हो। लेकिन जब वो जो पेइंग गेस्ट कहानी छपी इंडिया टुडे में, तो उन्होंने फोन किया कि यार इस कहानी पे मैंने और उस समय जीवित थे विजय मोहन सिंह, हम दोनों ने आधे घंटे बात की है और तुम इस कहानी को पार नहीं कर पाओगे। उसके बाद मैंने एक कहानी लिखी जो कथादेश में आई, खोटे सिक्के के नाम से छपी बाद में। पहले उसका नाम था कि जलील साहब को जलील नहीं किया जा सकता। जब ये कहानी छपी तो उनका फोन आया कि अरे ये कहानी तुमने कथादेश को क्यों दी, मुझे क्यों नहीं दी। मैंने कहा पहले आपको ही दी थी। कहा मुझे दी थी, अच्छा यार ये भी बड़ी अच्छी कहानी है। तो मेरी कहानियों के बारे में उनकी राय बदली। लेकिन राजेंद्र यादव, राजकिशोर, इन तमाम लेखकों को और कई और लोगों को, जिनमें कई निजी लोग भी शामिल थे, उनके आने जाने, बनने बिगड़ने, उनके अलग अलग परतों को पहचानने की प्रक्रिया में ये लेख लिखे गए। जाहिर है तब लिखे गए जब वो गुजर चुके थे, तब एक मुकम्मल साफ उनको लेकर बयान कर सकते थे। तो ये किताब उन्हीं संस्मरणों का से तैयार हुई है और इसमें मैं चाहता था मंगलेश जी शामिल हो पाते। मंगलेश जी मेरे बड़े घनिष्ठ लोगों में थे, लेकिन खैर कभी किसी दूसरी किताब में वो आएंगे। लेकिन ये किताब मुझे प्रिय है और मैंने पाया कि इसको पढ़ने वाले
बढ़ रहे हैं। अर्पण जी, अब जब आपकी क्या हम लोग, कहानियों की बात हाँ हो हाँ रही है जी, हाँ, जब आपकी कहानियों की बात हो रही है, तो चलते चलते कहानी भी बहुत चर्चित कहानी रही, जो हाँ रांची हाँ हाँ के आप उन थिएटर से जुड़े हुए दिनों में ही और हाँ, उसके बिल्कुल अनुभव पर बिल्कुल, ही लिख रहे थे। तो उसके हाँ बारे में भी कुछ हाँ। कहें, चलते चलते कहानी। असल में जब मैं एमए में पढ़ रहा था तो उन दिनों का जो अनुभव था, और उसी दौर में थिएटर बाकी चीजें भी होती थी, उसको मैंने 2008 में 6-7 में कभी लिखा था। और वो लिखते हुए, बल्कि उसमें जो दो किरदार हैं रेशमा और नंदिता, उनके नाम तक मैंने नहीं बदले थे, क्योंकि मुझे जीवन में लगता था उनसे दोबारा कहां भेंट होगी। इत्तेफाक से फेसबुक के दौर में दोनों लड़कियां मिल गईं और रेशमा ने कहानी पढ़ ली। मैं बड़ा डर गया कि अब तो क्या बोलेगी वो, लेकिन रेशमा खूब हंसी। उसने मुझे कहा कि तुम इसका दूसरा हिस्सा जीवन में कभी लिखो। कहा कि फिर किरदारों को तुम उसी पेड़ के पास ले जाओ जहां से कहानी शुरू होती है। हालांकि ऐसा कोई पेड़ वेड़ कहानी में था नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उसको लगा कि ये कहानी बढ़नी चाहिए। तो चलते चलते उसका नाम एक अधूरी प्रेम कहानी भी था। तो कहानियां ऐसे ही मेरी टुकड़ा टुकड़ा बनती हैं, बदलती रहती हैं। अब हम लोगों को बातचीत रोकनी होगी जी अर्पण जी। इतने जी सारे मित्र लोग हैं, बोलते रहने का लालच है, और आपने तो कमाल कर दिया। जिस बातचीत के लिए मैं बिल्कुल बड़ी मुश्किल से तैयार होता हूं, आज जी करके आपने लगातार बुलवा लिया। शुक्रिया आपका, जी, मित्रों बहुत का अच्छा भी। लगा कि आप हाँ जुड़े और यह बातचीत संभव हो सकी। तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिनकी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, उन सभी का हार्दिक धन्यवाद। और पुनः किसी और अवसर पर हम प्रियदर्शन जी को कष्ट देंगे और उन्हें फिर उनसे कुछ और ठीक सुनेंगे। है, जी शुक्रिया। ठीक, नमस्कार। ओके।